पेडागोगी के महत्वपूर्ण सवाल आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हिंदी पेडागोगी के, जो के एग्जाम में रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करते हैं, उन सवालों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आपने हिंदी पेडागोगी की इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लास ना देखी हो तो एक बार जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको करिएगा, आराम से आप सवालों को कर पाएंगे और बात भी समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की जो विधियां मुख्यतः किस बात पर निर्भर करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा परीक्षा पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के स्तर पर, आयु पर, प्रकरण पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा समय अवधि पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लक्ष्य भाषा पर। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भाषा की शिक्षण की विधियां हैं मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती हैं। तो विधियां निर्भर करती हैं बच्चों के स्तर पर। जैसा बच्चा का स्तर होगा, जैसा उसकी आयु होगी, उस हिसाब से हम लोगों को विधियों का इस्तेमाल करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो गद्य से अलग क्या करता है कविता को? तो भाषा का सौष्ठव, या फिर गेयता यानी कि लयबद्धता, या फिर शब्दों की अधिकता, जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतना ही अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ की स्पष्टता से फर्क पड़ेगा नहीं, अलग करेगा उसे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गद्य से अलग करेगा, तो क्या अलग करेगा? तो अलग करेगा लयबद्धता, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता में एक लय होनी चाहिए, वही उसको गद्य से अलग करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि है यहाँ पर अर्थ की गहनता, यानी कि जब डीप मीनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, डीप मीनिंग को समझने के लिए कौन सी पठन पद्धति सर्वाधिक सहायक है। मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका गहराई से अर्थ उसका समझ पाएँ, तो वो कैसा पढ़ेंगे आप उसको? सस्वर पठन करेंगे, या फिर ध्रुव पठन करेंगे, या फिर मौन पठन करेंगे, या फिर धीमा पठन पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, जब कोई डीप मीनिंग समझनी है तो हम लोग क्या करते हैं, मौन पठन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर देखते हैं, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा व्याकरण सीखने पर बल देना, बिल्कुल नहीं। जब भी कहीं पर कोई बल देने की बात है तो वाला ऑप्शन आमतौर पर गलत होता है, किसमें? सीटेट के एग्जाम में। अगला हमारा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, हाँ हो सकता है। अगला हमारा है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना होना, ऐसा हो सकता है कि आप भाषा सीख रहे हैं और आपसे गलतियां ना हो, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक को कंठस्थ करना, बिल्कुल नहीं, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक सहायक है। पहला ऑप्शन है हमारा शुद्ध भाषा पर बल देना, दूसरा है निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य, या फिर हमारा हो जाएगा साहित्यिक शिक्षण, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्याकरण के नियम को रटाना। तो देखिए भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक सहायक होगा डायग्नोस करना, डायग्नोस के बाद रेमेडियल टीचिंग। मतलब पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे कि बच्चा कहाँ फंस रहा है, बच्चा को भाषा कहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो पहले हो जाएगा निदानात्मक और दूसरा हो जाएगा एवं उपचार कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर कहा गया भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ संभव है। मतलब जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वो कहाँ पर संभव है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केवल भाषा की कक्षा में, केवल जहाँ पर भी लगा हो, आमतौर पर सीटेट में वो चीज़ें गलत होती हैं, ध्यान रखना। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। केवल घर में, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, ऐसा भी नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि विभिन्न प्रकार की कक्षाओं और परिवेश में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कहाँ संभव है? तो विभिन्न प्रकार की कक्षाएँ हों और परिवेश में हो, एक अलग अलग तरह टाइप की क्लासेस हों और इन्वायरमेंट हो। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर देखना है कविता शिक्षण में शिक्षक को सर्वाधिक महत्व किसे देना चाहिए। जो कविता शिक्षण है उसमें आपको बताना है कि शिक्षक को सबसे सर्वाधिक महत्व किसे देना चाहिए। जब पोएम को पढ़ाए तो सबसे ज़्यादा जोर किस बात पर देना चाहिए? अलंकार की पहचान कराने में, या फिर कविता का जो भाव है उसको विश्लेषण करने में, या फिर भाव पूर्ण पठन और रसानुभूति, रस के साथ में बच्चों को अनुभूति हो उस तरीके से पढ़ाना, या फिर तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो यहाँ पर जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भावपूर्ण पठन और रसानुभूत होना चाहिए। किसमें? कविता का जब शिक्षण करा रहा हो तब क्या होना चाहिए? भावपूर्ण पठन होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में भाव आना चाहिए, और रस की अनुभूति होनी चाहिए, रसानुभूति। तो ये हमारा सही हो जाएगा, कौन सा? थर्ड वाला। अगला हमारा है विद्यालय आने से पूर्व बच्चे संदर्भ भाषा के संदर्भ में क्या स्थित रखते हैं। मतलब बच्चों की कंडीशन क्या होती है जब वो विद्यालय आ रहे होते तो नॉलेज को लेकर के, मतलब लैंग्वेज को लेकर के उनका कितना, मतलब उनका लेवल होता है। तो क्या होता है स्तर, उनका स्तर एकदम
कोरी स्लेट होते हैं, मतलब कुछ भी उनको पता नहीं होता है, ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, व्याकरण की समझ रखते हैं, अच्छा व्याकरण तो नहीं समझता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, यही हमारा सही हो जाएगा। यानी कि बच्चा छोटा होता है फिर भी धीरे धीरे, मतलब जब स्कूल जाता है तब 5-6 साल का हो ही जाता है, तब तक बच्चा क्या बोलना नहीं जानता है, अपनी बात को अपने माँ बाप से कहता नहीं है, बिल्कुल कहता है। जैसा कि उसको एनवायरनमेंट मिला होता है जहाँ पर भी पला बड़ा होता है, थोड़ा बहुत वो अपनी भाषा में बात को समझ सकता है और समझा सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया था भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, आम क्या होता है, इमली क्या होता है, इस तरीके की बातें थोड़ी बहुत तो जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के लिए क्या कार्य करती हैं? जो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के लिए क्या कार्य करती हैं? बच्चों को डराती हैं, आदर्श रूप से प्रस्तुत करती हैं, या फिर आकलन का आधार बनती है, या फिर अनावश्यक होती हैं? तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने सिखाने में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, या फिर शब्दकोश देखना, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। जो भाषा सीखने और सिखाने में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार बनता है वो क्या बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को है बहुत बड़ा प्रभाव होता है भाषा को सीखने और सिखाने में। जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी सामाजिक संस्कृतियाँ होंगी, वैसी भाषाएं, वैसी चीज़ें बच्चा ग्रहण करता रहता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 11, यहाँ पर कहा गया है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा जिसमें बहुत सारे पात्र हों, ऐसा करना चाहिए, या फिर जिसकी शैली चित्रात्मक हो और घटनाओं का वर्णन हो, या जो बहुत छोटी हो, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसमें केवल 2 पात्र हों। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि बच्चा 1 का हो, मतलब कक्षा 1 का हो या फिर कक्षा 2 का, यानी कि बच्चे छोटे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए कैसे हम लोग कहानियों का चयन करेंगे, तो उनके लिए कौन सी कहानियाँ होनी चाहिए जिसमें चित्र बने हो, यानी कि शैली चित्रात्मक हो और घटनाओं का वर्णन हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारी बातें गलत हो जाएंगी, तो उसमें चित्र होने चाहिए और घटनाओं का वर्णन होना चाहिए। अगला हमारा बच्चा देखेगा नहीं तो कैसे इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने में उसका, तो उसको हम लोग को चित्रात्मक होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, यहाँ पर कहा गया सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा मौन होकर के पढ़ना, या फिर बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या फिर शब्दार्थ याद कराना, या फिर बहुत तेज गति से पढ़ना। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के पढ़ने की संबंधी झिझक को समाप्त करना, किसको समाप्त करना, तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 13, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। कई बार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने सीटेट के पीवाईक्यूज देखे हो तो सब में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, जन्मजात होती है, या फिर बहुत सीमित होती है, या फिर सीखी नहीं जा सकती है, या फिर व्याकरण आधारित होती है। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा जन्मजात होती है, यानी कि बर्थ के साथ में ही बच्चे के अंदर ये जन्मजात कैपेबिलिटी होती है कि भाषाओं को सीख सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोम चॉम्स्की ने बोला है उसी को LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको LAD। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14, यहाँ पर कहा गया प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको बताना है जो प्राइमरी स्टेज होती है वहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा पाठ्य पुस्तकें, या फिर भाषा के प्रयोग के अवसर देना, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्याकरण के नियमों का स्मरण या उच्च स्तरीय तकनीकी। तो बताना है आपको सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भाषा के प्रयोग का अवसर देना, यही प्राथमिक स्तर होता है। जब तक बच्चा प्रयोग के अवसर देखेगा नहीं तब तक कैसे समझेगा बात को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है पाठ के अंत में अभ्यासों और गतिविधियों का उद्देश्य होना चाहिए। जो पाठ हो उसके जब एंडिंग हो तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए और गतिविधियों एक्टिविटीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन है हमारा गृह कार्य की मात्रा बढ़ाता है, या फिर बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करना, या पाठ को छोटा करना, या फिर केवल व्याकरण सिखाना। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे क्या होगा इसका, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर देना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर कहा गया
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की पहली शर्त क्या मानी जाती है? जो प्राथमिक स्तर होता है भाषा सीखने की, वो क्या होती है? सरल पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, या फिर चार्ट और पोस्टर का प्रयोग होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपके पास सबसे पहला जो प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एक इन्वायरमेंट होना चाहिए वैसा। तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, इन्वायरमेंट रिच होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर कहा गया बच्चों की भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों की भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? तो व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करिए कि आप व्याकरण को सीखिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा भाषा के प्रयोग के अवसर देना, या ऑप्शन नंबर सी होगा साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कार देना, कि बच्चों को साहित्य पढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाए, या अनुकरण का विरोध करना। तो कौन सा होगा इसका आंसर? बच्चों के भाषा के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो भाषा का प्रयोग सबसे ज़रूरी है। जब तक भाषा बोलेगा नहीं, बच्चा कैसे समझेगा, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और कैसे उसकी कमांड डेवलप होगी भाषा पर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। जब उसे हम बार बार अवसर देंगे तब उससे वो जो है उसकी अच्छी कमांड डेवलप होगी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर देखिए, भाषा के माध्यम से बच्चों हैं वो ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत करने में किसका सर्वाधिक योगदान है? मतलब भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत करने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो बाल साहित्य की पुस्तकों का है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय समाचार पत्रों का है, या फिर विभिन्न कविताओं का है, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों का है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा बाल साहित्य की पुस्तकों का होता है। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये राष्ट्रीय समाचार, विभिन्न पत्रिकाओं का और सांस्कृतिक गतिविधियों का, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों पर। तो ये हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 19। अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, और एक कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही लगातार वीडियो लाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है जब आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि वीडियो ठीक है, अच्छी है, कैसी है, ज़रूर बताएं। अब तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर कहा गया आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कथन क्या कहलाते हैं? जो हम लोग आपसी व्यवहार में बातचीत करते हैं वो कथन क्या कहलाते हैं? तो वो कथन हमारे कहलाते हैं अनौपचारिक कथन। ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक कथन। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 20। यहाँ पर कहा गया प्रतिदिन कहानियाँ सुनकर उस पर चर्चा करने बच्चों के किस विकास में सहायक है? मतलब जब डेली हम लोग कहानियाँ सुनाकर उन पर चर्चा करना बच्चों के किस विकास में सहायक है? पहले कहानी सुनाई, फिर उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये किस में हेल्प करेगा बच्चे के? केवल लेखन विकास में, या फिर समय नष्ट करने में, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में, या फिर व्याकरणीय ज्ञान में? तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चा पढ़ने में भी होगा और थोड़ा सा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास मतलब होगा उसका, थोड़ा सा पढ़ने में भी एक्सपर्ट होगा और बोलने में भी एक्सपर्ट होगा। इससे क्या होगा, उसकी भाषा पर थोड़ा सा कमांड अच्छी बनेगी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हर बार पूछा ही जाता है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता ही है। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना, बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर कहा गया लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखना किस विकार का लक्षण हो सकता है? मतलब जब बच्चा लिख रहा है तो कोई अक्षर छोटा लिख दिया, कोई बड़ा लिख दिया, ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी का हो सकती है? पहली हमारी है डिसलेक्सिया हो सकती है, या ऑप्शन नंबर बी है हमारी डिस्ग्राफिया हो सकती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है डिस्कलकुलिया हो सकती है, या ऑप्शन नंबर डी है अफेजिया हो सकती है। तो बताना है आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो सही हो जाएगा हमारा डिस्ग्राफिया, यानी कि लिखने के संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो किस में आती हैं? डिस्ग्राफिया में आती हैं। डिसलेक्सिया पाठन संबंधित हो जाती हैं, डिस्कलकुलिया कैसी होती हैं? गणित संबंधित होती हैं, जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम होगी तो कैसी होगी? डिस्कलकुलिया होगी। तो उम्मीद है आप तीनों ही समझ गए होंगे। इन डिसेबिलिटीज से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, तो अगर आपने अब तक ना देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर 5 मिनट की एक वीडियो पड़ी हुई है डिसेबिलिटीज़ की, उसको जरूर देख लीजिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं। अगला हमारा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है? पहला ऑप्शन है हमारा नियमों को कंठस्थ करना, या फिर दूसरा है उदाहरण से नियम की ओर जाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारा नियम से उदाहरण की ओर जाना, या केवल सूत्रों का प्रयोग करना। तो यहाँ बताना है आपको व्याकरण शिक्षण यानी कि ग्रामर
मेथड जो है उसमें कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित मानी जाती है। मतलब व्याकरण आपको सिखानी है तो बताना है आपको कौन सी उसमें से आप मेथड का यूज़ करेंगे। पहले आप नियम सिखाएंगे या फिर पहले आप एग्जाम्पल देंगे तब उसके बाद आप नियम सिखाएंगे। तो बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही होगा। तो सही हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद आप उसको नियम की ओर लेकर के जाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर कहा गया लेखन क्षमता के आकलन के लिए सबसे बेहतर क्या तरीका है। मतलब बच्चे की राइटिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। कहानी का शीर्षक देना, या फिर संज्ञा शब्दों को चिन्हित करना, या फिर कहानी को अपने शब्दों में और बदल कर लिखना, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुद्ध लेखन लिखना। तो बच्चे के अंदर हमको कैपेबिलिटी देखनी है कि वो लिखने की उसके अंदर क्षमता कितनी है। तो उसके लिए सबसे सही तरीका क्या होगा, सही तरीका हो जाएगा हमारा कहानी को अपने शब्दों में लिखने के, मतलब उससे कहना है कि अपने शब्दों में लिख करके दो और थोड़ा सा बदल करके लिख करके दो। तो क्या होगा, उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर कहा गया पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। मतलब पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला ऑप्शन है उच्चारण की शुद्धता, मतलब उच्चारण सही से प्रोनाउंस करने हैं आपको शब्दों को। दूसरा है तीव्र गति से पढ़ना, यानी कि तेजी से पढ़ना। या फिर अर्थ निर्माण करना, यानी कि सेंस निकालना, मतलब उसमें से क्या उसका मीनिंग निकल रही है। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शब्द को पढ़ना। तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही हो जाएगा अर्थ निर्माण करना। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अगले 25 हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।